हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। इस वीडियो में मैं आप लोगों से आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें जो भी टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर आदि जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं जो कि लास्ट वीडियो में हमने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्कस की थी, तो उसको हम डिटेल्स में कि वो क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बैंक पे क्या। जैसे हम देख सुनते हैं कि आरबीआई ने आज बैंक रेट बढ़ा दी, रेपो रेट बढ़ा दी, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, आज एसएलआर में इतने % की वृद्धि हुई, सीआरआर कम हुआ। तो ये सब चीज़ों का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और बैंकों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब हम बहुत ही सरल भाषा में और शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पढ़ेंगे, जो कि हमारे मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में प्रीलिम्स के जो इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपका कंसेप्ट अगर बन गया तो आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। और ये छोटे छोटे डेफिनेशन के रूप में और इम्पैक्ट के रूप में मैंने छोटा छोटा लिखा है, तो ये आपके यदि 3 नंबर में मेंस में आता है तो भी काम का है और प्रीलिम्स में तो आपका काम आ ही जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है? तो बैंक रेट है जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराती है, बैंक रेट कहलाती है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमें सीखना है, क्योंकि किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है और ये ऐसा टॉपिक है कि सारे टॉपिक सभी एक दूसरे से लिंक रहते हैं, तो साथ में समझना इनको बहुत ही ज़रूरी है। तो बैंक रेट क्या है? जिस दर पर एक वह रेट है, वह दर है जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को, व्यापारिक बैंकों यानी कमर्शियल बैंक्स, मतलब एसबीआई, एचडीएफसी, ये जो बैंक हैं जिनसे हमें लोन मिलता है और जिनसे हम पैसे निकालते हैं, इन बैंकों को दीर्घकालिक, ये ध्यान रखना है बैंक रेट में, ये दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराती है। दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध होगा यहाँ पे, जो है बैंक रेट कहलाती है। अब बैंक रेट का इफेक्ट क्या होता है? बैंक रेट में वृद्धि के प्रभाव, अगर आरबीआई बैंक रेट बढ़ाती है तो क्या होगा? उससे होगा बैंकों का ऋण लेना महंगा हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? अगर वह रेट है क्योंकि जिसपे व्यापारिक बैंकों को ऋण देती है, अब अगर आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ा दी है तो जो बैंकों को वो ऋण देगी वो महंगे हो जाएंगे, तो बैंकों का ऋण लेना महंगा हो जाएगा, जिससे क्या होगा? उससे होगा जनता द्वारा ऋण की मांग में कमी हो जाएगी। अब जब बैंकों को ऋण महंगा मिलेगा तो जनता द्वारा ऋण की मांग में कमी हो जाएगी, और अगर जनता द्वारा ऋण की मांग में कमी हो गई तो होगा मांग एवं पूर्ति के मध्य अंतर में कमी हो जाएगी। मतलब मांग एवं पूर्ति का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कम हो जाएगा। मतलब जितनी अधिक मांग है उतनी कम पूर्ति, ऐसा नहीं होगा, इनमें अंतर कम हो जाएगा और उससे मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। इस तरह से अगर 3 नंबर में आता है तो हम इस तरह से लिख देंगे, इसके प्रभाव लिख देंगे और एक डेफिनेशन लिख देंगे। तो ये हो गई बैंक रेट, ठीक है। अब इसके बाद आती है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट है जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराते हैं। वह दर जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को या कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन जो है ना उपलब्ध कराती है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। और यहाँ बैंक रेट में ध्यान रखना है दीर्घकालिक। यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी बन जाता है और मेंस में भी लिखते टाइम आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे बैंक रेट आएगा दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने, मतलब ज़्यादा समय के लिए उपलब्ध कराए जाए ऋण, और ये होते हैं कम समय के लिए या अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराए जाने
बढ़ाने के लिए रेपो रेट होती है। और अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो क्या होता है, बैंकों का ऋण लेना महंगा हो जाता है। सेम प्रोसेस होगी कि जैसा वहाँ था, बस वहाँ पे दीर्घकालिक है, यहाँ पे अल्पकालिक है। अब ये इतने भारी भरकम शब्द होते हैं और अगर हमें समझ में नहीं आता है तो हम इसको गलत लिख देते हैं। और इकोनॉमी में अगर एक शब्द भी आपने गलत लिख दिया तो पूरी लिंक बिगड़ जाती है। तो इसमें क्या होगा, प्रभाव, इसका वृद्धि का प्रभाव क्या पड़ेगा कि बैंकों का ऋण लेना महंगा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे उनको ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, जिससे क्या होगा, जनता के लिए ब्याज दरों में वृद्धि हो जाएगी। अब जब बैंकों का ऋण लेना महंगा हो जाएगा तो वो जो हम लोग कमर्शियल बैंक से ऋण लेते हैं तो वो भी ब्याज दरों में वृद्धि कर देंगे। जो हम लोग इंटरेस्ट रेट देते हैं, जनता के लिए ब्याज दरों में वृद्धि हो जाएगी। अब उससे क्या होगा, मांग एवं पूर्ति के मध्य अंतर में कमी आ जाएगी। मांग एवं पूर्ति के मध्य अंतर में कमी आ जाएगी मतलब डिमांड ज़्यादा रहेगी और पूर्ति जो है वो उस हिसाब से नहीं हो पाती है, तो वो डिफरेंस बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे अंतर में कमी आ जाएगी दोनों के मध्य। और फिर उससे क्या हो जाएगा, अगर मांग एवं पूर्ति के मध्य अंतर ज़्यादा नहीं रहता है या उसमें कमी आती है तो मुद्रास्फीति या महंगाई नियंत्रित हो जाती है। अब बढ़ते हैं, और ये मुद्रास्फीति मैं आपको बाद में समझा दूंगी अगर आप लोगों को नहीं पता है कि मुद्रास्फीति क्या होती है। तो रिवर्स रेपो रेट पे आते हैं। यह हो गया रेपो रेट। रेपो रेट क्या हुआ, आरबीआई जिस दर पे व्यापारिक बैंकों को ऋण देती है वो हो गया रेपो रेट। ठीक है। अब रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जैसा कि नाम से ही है अपोजिट, रिवर्स मतलब उल्टा। यहाँ पे क्या हो रहा था, वहां पे आरबीआई बैंकों को ऋण दे रही थी जिस दर पे, और इसमें है व्यापारिक बैंक जिस दर पर अपनी अतिरिक्त तरलता आरबीआई के पास रखते हैं। व्यापारिक बैंक जिस दर पर अपनी अतिरिक्त तरलता या पैसा जो कैश है वो आरबीआई के पास रखते हैं, मतलब इस पर बैंकों को ब्याज की प्राप्ति होती है। जो कमर्शियल बैंक हैं उनको ब्याज मिलता है रिवर्स रेपो रेट पे। एक क्वेश्चन बनता है कि किस रेट पे कमर्शियल बैंक को ब्याज मिलता है, तो उसका आंसर होगा रिवर्स रेपो रेट। ऑप्शन में रेपो रेट भी आ सकता है, रिवर्स रेपो रेट भी आ सकता है। तो रिवर्स रेपो रेट आप इस हिसाब से याद रख सकते हैं कि यहाँ पे बैंक छोटे हैं, आरबीआई बड़ा है। जब घर का मतलब बड़े को देते हैं तो हम थोड़ा सा पैसा ले लेते हैं, उसी हिसाब से हमें वो ब्याज दे देगा। तो व्यापारिक बैंक जो है जिस दर पर अपनी अतिरिक्त तरलता आरबीआई के पास रखते हैं और इस पर बैंकों को अतिरिक्त ब्याज की प्राप्ति होती है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बैंक आरबीआई के पास, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ती है तो बैंक आरबीआई के पास अधिक से अधिक मात्रा में तरलता रखने के लिए प्रेरित होंगे, क्योंकि उनको ब्याज मिलना है। इसलिए बैंक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लिक्विडिटी रखेंगे वहाँ पे कि कैश हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रख जाए। अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करती है तो फिर अर्थव्यवस्था पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था से तरलता की मात्रा में कमी हो जाएगी। मतलब इकोनॉमी में तरलता की मात्रा में इसलिए कमी हो जाएगी क्योंकि बैंक जो है वो अपनी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी जो है वो आरबीआई के पास रख देंगे, तो उनके पास कम बचेगा जिससे वो कम लोन दे पाएंगे, तो अर्थव्यवस्था में पैसा कम आएगा। अर्थव्यवस्था से तरलता की मात्रा में कमी आ जाएगी जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। इस तरह से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ब्याज दर ये सब घटाती और बढ़ाती रहती है। जब हमें ज़रूरत होती है तो वो कम कर लेती है और जब बढ़ाने की ज़रूरत होती है तो बढ़ा देती है। और अब आता है कैश रिजर्व रेशियो। तो CRR क्या होता है, CRR है व्यापारिक बैंक, आप ऐसे समझिए पहले आसान भाषा में, फिर हम इकोनॉमी की भाषा में पढ़ेंगे। एक छोटा सा अमाउंट या एक निश्चित अनुपात जो बैंक कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। व्यापारिक बैंक अपनी नकदी का एक निश्चित भाग जो कि आरबीआई द्वारा ही निर्धारित होता है आरबीआई के पास रखते हैं। इसको इमरजेंसी फंड के रूप में हम समझ सकते हैं कि इमरजेंसी के इसको खर्च नहीं करना है, ये रखा रहेगा, इसमें से पैसे नहीं निकाले जाएंगे। तो व्यापारिक बैंकों के पास जो है अपनी कैश का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास रहता है कि जब इमरजेंसी आएगी तो उसका यूज हो जाएगा। इस पर ब्याज नहीं दिया जाता, ये याद रखना है। जो रिवर्स रेपो रेट होती है, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि वो अपने अल्पकालिक ये
रिवर्स रेपो रेट, व्यापारिक बैंक जिस दर पर अपनी अतिरिक्त तरलता आरबीआई के पास रखते हैं या आरबीआई के को एक तरीके से आरबीआई को लोन देते हैं या पैसे रखते हैं और उसमें उनको ब्याज मिलता है, ये रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पे ब्याज मिल रहा है, लेकिन ये जो CRR है इसमें ब्याज नहीं मिलता है। इस पे सिर्फ आपको रखना, ये कंपलसरी होता है कि CRR आपको रखना पड़ता है। अब CRR में यदि वृद्धि होती है तो क्या होता है, CRR में वृद्धि होगी तो बैंकों की ऋण लेने की क्षमता में कमी आ जाएगी, ऋण देने की, क्योंकि उनको अपने, अगर बैंकों के पास 100 रुपये हैं और उन्होंने 25%, लगभग 24, 25, 23 ऐसा बढ़ता घटता रहता है CRR, और अगर उन्होंने अपना, आरबीआई ने बोल दिया कि 25% आपको बैंक के पास CRR के रूप में रखना है, तो अब बचा 75% में से ही वो ऋण दे पाएंगे। तो बैंकों की जो ऋण देने की क्षमता है उसमें कमी होगी, और उसमें अगर कमी होगी तो उससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी आ जाएगी। मतलब अगर वो बैंक नहीं देंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ वहाँ सब जगह मकान, जो भी अपन खर्च करते हैं पैसे, लिक्विडिटी अर्थव्यवस्था में जिससे होती है तो वो नहीं हो पाएगी। अर्थव्यवस्था में अगर लिक्विडिटी में कमी आएगी तो फिर मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। ये इस तरह से चेन, अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो, और प्रीलिम्स के हिसाब से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप बहुत अच्छे से इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। कैश रिजर्व रेशियो है आरबीआई के पास, व्यापारिक बैंकों ने जो अपना कैश रखा है एक निश्चित अनुपात में वो, और उस पर ब्याज नहीं मिलता है। और रिवर्स रेपो रेट है वो पैसा जिस पे ब्याज मिलता है, कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास रखा है। एंड रेपो रेट है जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देती है, ठीक है। और बैंक रेट है जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देती है। ये चारों टॉपिक हो गए हैं। अब आता है SLR। SLR क्या है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और सांविधिक तरलता अनुपात, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये किसी को अभी तक समझ में भी नहीं आता है ज़्यादातर होता क्या है, और ये भी बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आप लोगों के लिए लिखा है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और यही आपको मेंस में भी लिखना है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। SLR होता है, जैसे CRR था कि आरबीआई के पास हमने 25% रख दिया था, या जितना भी 25, 23 जितना परसेंट आरबीआई निश्चित करेगा, बैंकों ने अपना रख दिया था। अब SLR ये है कि उन 75% अगर बचा है तो उसमें से भी कुछ परसेंट कमर्शियल बैंक को अपने पास इमरजेंसी फंड के रूप में रखना पड़ता है, कि वो उसमें से लोन नहीं देंगे, वो थोड़ा सा पैसा अपने पास रखेंगे। तो व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का निश्चित अनुपात स्वर्ण और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना होता है। ये कैश के रूप में नहीं रखा जाता है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखना है कि ये रखा जाता है, ये गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखते हैं। कमर्शियल बैंक थोड़ी सी एक निश्चित अनुपात या अपने पैसों की कुल जमाओं का एक निश्चित अनुपात गोल्ड एवं सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखता है, उसको स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। इसलिए स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं क्योंकि उसका यूज नहीं हो रहा है, वो स्थिर है, उसको इकोनॉमी को बूस्ट करने में यूज नहीं किया जा सकेगा, वो केवल रखा रहेगा इमरजेंसी फंड के रूप में। अब SLR में वृद्धि के इम्पैक्ट क्या होंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि SLR बढ़ता है तो एक बड़ा हिस्सा बैंकों को गोल्ड एवं सिक्योरिटी के रूप में रखने से तरलता में कमी आएगी। बैंकों की जो तरलता है, तरलता को आप इस तरीके से इकोनॉमी में समझ सकते हैं कि एक पैसा की मात्रा, बैंकों के पास पैसा कम बचेगा। अब जैसे CRR में उसने 25% दे दिया, अगर इसके रूप में भी रख लिया तो अब गोल्ड और सिक्योरिटी खरीद के रख लिया तो अब 50% बचा। अब केवल 100 कुल जमा समझो 100% हो गया, तो कमर्शियल बैंक के पास केवल 50% बचा। तो उससे क्या होगा, बैंकों की तरलता में कमी आएगी। इसका मतलब यह है कि उनके पास पैसे कम बचेंगे। अगर पैसे कम बचेंगे तो वही बात होगी जो अर्थव्यवस्था की तरलता में कमी आ जाएगी, मतलब अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं जा पाएगा क्योंकि वो लोन कम दे पाएंगे बैंक, और लोन कम दे पाएंगे, और अगर अर्थव्यवस्था में ज़्यादा पैसा नहीं आएगा तो मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। अब मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए अगर आता है तो भी हम जब मुद्रास्फीति पढ़ेंगे तो भी ये सब काम आएंगे। इसलिए कहते हैं इकोनॉमी में सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक रहते हैं। तो
तो पर हमें समझना अलग अलग है। तो यहाँ पे मुद्रास्फीति जब हम पढ़ेंगे तो भी हम इन सब को डिस्कस कर सकते हैं, और अगर मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की आती है तो भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। अब मुद्रास्फीति क्या होती है तो हम इसको आसान भाषा में भी समझ लेते हैं, और यहाँ पे सब जगह मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है, मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। तो आपको मुद्रास्फीति का मीनिंग पता होना चाहिए कि जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की आपूर्ति के सापेक्ष मांग तीव्र गति से बढ़ जाए, मतलब जितना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा डिमांड बढ़ जाए। किसी भी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, महंगी हो जाएंगी। अगर डिमांड बढ़ जाएगी, वो तो आप लोग भी समझते हो, अगर वस्तुओं के मूल्य में सतत वृद्धि हो गई और जिससे क्या होगा, मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी आ जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको कि मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी आती है। अगर मूल्य में वृद्धि होती है तो मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी आ जाती है। मुद्रा की क्रय क्षमता मतलब जैसे पहले हम 10 रुपये में 10 चॉकलेट खरीद लेते थे, लेकिन आज के टाइम पे 10 रुपये में एक ही चॉकलेट आती है। तो इससे क्या हुआ, मुद्रा की क्रय क्षमता पहले अधिक थी लेकिन अब मुद्रा की क्रय क्षमता कम हो गई। मतलब एक मुद्रा रुपए से पहले हम ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते थे और अब कम चीज़ें खरीद सकते हैं। तो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी हो जाती है। तो इसको मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, साधारण भाषा में महंगाई भी यही होती है। अगर आ जाए महंगाई क्या है या मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन, इंग्लिश में उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं, और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ही, ताकि जनता को नुकसान ना हो, परेशानियों का सामना ना करना पड़े, और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में या मौद्रिक नीति में हमेशा बदलाव करता रहता है। और ये मॉनेटरी पॉलिसी पहले 6 मंथ में होती थी, फिर 1 मंथ में हुई, अब 2 महीने में एक बार चेंज होती है। और इसमें ये अपनी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लाते हैं आरबीआई, और उसमें रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, और इसमें कम या वृद्धि करते हैं जिसकी ज़रूरत होती है समय और परिस्थितियों के हिसाब से। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और उससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ आप इसके पहले का जो वीडियो मैंने डाला था मौद्रिक नीति, आरबीआई की मौद्रिक नीति, उसको ज़रूर देखिए, जो आपके लिए होलिस्टिक वे में समझने में बहुत अच्छा रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।